चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कल हम पढ़ रहे थे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, न्यूटन्स लॉ या इनवर्स प्रोपोर्शनल लॉ जो होता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने उससे रिलेटेड। तो कल मेनली हमने बस यही दो चीजें पढ़ी थी कि फॉर्मूला होता है G m1 m2/r²। फिर ये घूमने वाले सवाल किए थे कि अगर कोई एक मास दूसरे मास के चारों तरफ केवल म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उनकी ओमेगा में क्या रिलेशन होगा, वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगा, राइट। फिर अंत में एक सवाल हमने ये वाला किया कि ड्यू टू म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स दे आर मूविंग सर्कल। यहाँ पे तीनों सर्कल में घूम रहे थे तो इनकी वेलोसिटी क्या होगी। और अंतिम सवाल था ये वाला कि फाइंड द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मास m कैप्ट एट 1। इन दोनों की वजह से नेट फोर्स मैंने आपको निकालना सिखाया था। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा, इसको अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा, रिजल्टेंट फोर्स यहाँ आ जाएगा 2f cos थीटा। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन दिया था मैंने आपको होमवर्क करने के लिए, फाइंड x फॉर विच एफ नेट विल बिकम मैक्सिमम। मतलब यहाँ पे इस मास को कितनी दूरी पर हम रखें कि जो ये फोर्स है एफ नेट ये मैक्सिमम हो जाए। तो क्या करें बताइए। तो मतलब बेसिकली यहाँ पे एक फंक्शन है, एक फंक्शन है एफ, उसे हमें मैक्सिमाइज करना है। तो किसका यूज करेंगे, मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट्स का, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो फोर्स नेट का इक्वेशन, फोर्स नेट की एक्सप्रेशन कितनी है, 2Gm² इंटू x अपॉन x² प्लस d² की पावर 3/2। तो इस फोर्स को आपको मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम निकालना है। तो कैसे करोगे, आप इस फोर्स F को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे और डिफरेंशिएट करके 0 कर दोगे, तो वहां से जो x की वैल्यू होगी उस x पर ये F मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई क्या। कर सकते हो डिफरेंशिएशन की कर दूं। तो ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एज इट इज पड़ा रहेगा 2Gm²। और फिर इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, आप u अपॉन v का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। u अपॉन v क्या था याद है, नीचे जो है उसका स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा x² प्लस d² का क्यूब, क्योंकि ये 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। फिर नीचे वाले को कांस्टेंट यानी कि x² प्लस d² की पावर 3/2। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1 माइनस ऊपर वाले को कांस्टेंट और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे क्या है x² प्लस d² के बाद 3/2 का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो 3/2 आगे आया, अंदर बन जाएगा x² प्लस d²। 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1 हाफ हो जाएगा इंटू, अब अंदर का करेंगे तो x² का 2x, d² का 0। ये डिफरेंशिएट हो गया। अब इसको हमें 0 पुट कर देना है, 0 के बराबर कर देना है। तो ये वाली टर्म नीचे जाएगी, 0 अपॉन खत्म हो जाएगी, राइट। ये डिनोमीटर में है, वो भी ऊपर जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई होके ये भी 0 हो जाएगा। बचेगा केवल क्या, बचेगा ये x² प्लस d² की पावर 3/2 बराबर x इंटू 3/2 x² प्लस d² की पावर हाफ इंटू 2 इंटू एक्स। ये बचा है और हमें x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। तो आप देखो ये 2 से ये 2 गया और ये कितना है, हाफ है ना, तो हाफ इधर जाके इसको काट देगा, ये कितना बन जाएगा 3/2 माइनस हाफ, तो आ जाएगा 1, राइट। तो क्या बचा आपके पास फाइनली, ये बचा x² प्लस d² बराबर, यहाँ से आपको मिल रहा है 3x इंटू एक्स, तो 3x², तो d² बराबर आ गया 2x², तो d बराबर आ गया √2x, सॉरी x बराबर निकाल लेना, x बराबर आ गया d अपॉन √2।
प्लस और माइनस आ गए, अंडर रूट ले तो प्लस माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नीचे या ऊपर। मतलब ये जो एक्स डिस्टेंस है वो ऊपर भी ले सकते हो आप dy√2, या नीचे भी ले सकते हो dy√2, दोनों जगहों पर एफ मैक्सिमम हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स इज इक्वल टू dy√2 प्लस माइनस dy√2। समझ गए, ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या। तो x बराबर प्लस माइनस dy√2 पर ये फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। अब आपको अगर फोर्स मैक्सिमम निकालना है तो आप इस x की वैल्यू को कहाँ डाल दोगे, फोर्स के फंक्शन में डाल दोगे। x की वैल्यू dy√2, तो यहाँ पे हो जाएगा x² यानी d²/2। तो d²/2 प्लस d² कितना हो जाएगा, d/2d², तो 3/2d²। और इस तरह सॉल्व करके हमें f की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, राइट। सो फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम m। m से वो डिस्टेंस बतानी है वेयर अ थर्ड पॉइंट मास should be capped on the line joining such that the net gravitational force on that mass is 0। एक थर्ड मास है, उस थर्ड मास की वैल्यू मान लो स्मॉल m है या m डैश है, उसको इस लाइन पर, लाइन ज्वाइनिंग जो है m और 16m की, कहाँ पे रखें ताकि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स 0 आए। और कौन लगाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स उस थर्ड मास पे, ये m और 16m लगाएंगे। करिए। कैसे करें बताओ। सपोज कि हमने एक थर्ड मास यहाँ पे रख लिया, चलिए सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि वो जो तीसरा मास हम रखने वाले हैं वो इस दोनों को मिलाने वाली लाइन पे ही रखने वाले हैं, ठीक है। बट यहाँ पे भी तीन जगह हो सकती है, एक तो हो सकती है यहाँ पे, यानी एम के इधर यहाँ पे कहीं, एक हो सकती है दोनों के बीच में कहीं पे, एक हो सकती है इधर की साइड कहीं पे। तो तीन पोजीशंस हैं यहाँ पे जहाँ पे हम स्मॉल एम को रख सकते हैं, इस तीसरे मास को रख सकते हैं। तो आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि कहाँ रखें, यहाँ रखें या यहाँ रखें या यहाँ रखें। मतलब कैपिटल एम मास के इधर रखें, एम और 16m की बीच में कहीं पे रखें, या 16m के इधर रखें, तो देखना पड़ेगा, राइट। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले मास हमने मान लो मैंने इधर रख दिया, स्मॉल एम मास मैंने यहाँ रख दिया, तो इस पर अब नेट फोर्स 0 होना चाहिए इस पर, यही तो बोल रहा है कि नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दैट मास शुड बी 0। तो इस मास पर हम देखते हैं फोर्स कैसे कैसे लगेंगे। तो ये जो कैपिटल एम है ये स्मॉल एम पर कैसे फोर्स लगाएगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, अट्रैक्शन वाला फोर्स होता है, अट्रैक्ट करता है, राइट। और जो 16m है ये भी इस m को अपनी तरफ ही अट्रैक्ट करेगा। तो दोनों मासेस इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो क्या इस पे नेट फोर्स 0 हो सकता है क्या, बोलो। अगर इस मास को दोनों ही मासेस अपनी साइड अट्रैक्ट करें F1 और F2, तो ये तो जोड़ेंगे ना F1 F2, क्या जीरो कर सकते हैं क्या, आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं क्या। इसका मतलब m यहाँ पर नहीं हो सकता। चलिए एक पोजीशन देखते हैं m की, यहाँ पे क्या यहाँ हो सकता है क्या, सोचो। स्मॉल m की बात कर रहा हूँ, ये थर्ड मास जो है। तो यहाँ पर भी 16m इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन है, और m भी इसको अपनी साथ अट्रैक्ट करेगा। तो कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। यहाँ पे भी ऐसा दोनों फोर्सेस अट्रैक्ट करेंगे, तो ये भैया यहाँ पे जीरो थोड़ा ना हो सकता है। तो इसका मतलब जो मास m तीसरा मास रखा जाएगा वो इस m और 16m की बीच में कहीं पर रखा जाएगा, राइट। तो सपोज मान लेते हैं कि वो यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। और m से इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं x, राइट। तो इससे कितनी डिस्टेंस हो जाएगी 16m से, टोटल डिस्टेंस है 100 सेंटीमीटर, तो इससे डिस्टेंस हो जाएगी 100 माइनस x सेंटीमीटर में हमने लिया है। अब ये जो बीच में मास रखा है इस पर हमें नेट फोर्स लिखना है। तो जैसा कि हम मान के चल रहे हैं कि ये जो m है वो इस पर किधर फोर्स लगाएगा, अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा। तो मतलब इस पर एक फोर्स इधर लगेगा, इसको हमने F1 बोल दिया।
और 16m इसको अपनी तरफ खींचेगा, इसको हमने F2 बोल दिया। हाँ, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि किसी पॉइंट पर F1 और F2 बराबर हो जाए, x की किसी वैल्यू पर F1 और F2 क्या हो जाए, बराबर। तो इस थर्ड मास पर लगने वाला नेट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, 0। तो बेसिकली हमें क्या करना है, बस F1 बराबर क्या करना है, F2। F1 फोर्स किस किस के बीच में लग रहा है, ये कैपिटल M और स्मॉल m के बीच में लग रहा है, तो ये हो जाएगा G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस है x, तो एक्स स्क्वायर बराबर F2 कितना है, ये किस किस के बीच में लग रहा है, ये लग रहा है 16m और स्मॉल m के बीच में, तो G 16m इंटू m अपॉन 100 माइनस एक्स का स्क्वायर। समझ गए। अब कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, बड़ी इजीली, बिल्कुल बड़े आसानी से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो G से गया G, भाई G से G गया, कैपिटल M से कैपिटल M गया, स्मॉल m से स्मॉल m गया, तो कितना बचा, यहाँ बचा 1/x स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 100 माइनस एक्स। समझ गए। अब क्या करें, दोनों साइड हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों साइड अंडर रूट कर दें, तो अंडर रूट करने पर ही आ जाएगा 1/x बराबर 4 डिवाइडेड बाय 100 माइनस एक्स। अंडर रूट किया है इसलिए प्लस माइनस सॉल्यूशन ले लिए, एक बार प्लस के साथ सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1/x बराबर 4/100 माइनस एक्स। तो कितना आ गया यहाँ से, 100 माइनस एक्स बराबर 4x, तो x बराबर आ गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और दूसरे के साथ सॉल्व करेंगे माइनस के साथ, जो बन जाएगा 1/x बराबर -4/100 माइनस एक्स, ये हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा x बराबर -100 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पे x किस में आ गया, नेगेटिव में आ गया, तो ये वाला सॉल्यूशन हम रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि x को हमने यहाँ पे क्या माना है, डिस्टेंस माना है, और डिस्टेंस तो पॉजिटिव होगी ना, दूरी तो पॉजिटिव है, x तो हम पॉजिटिव, तो ये वाला आंसर सेलेक्ट हो जाएगा, वो वाला रिजेक्ट हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 सेंटीमीटर। इस तरीके से सॉल्व हो गया, देख लो, आया समझ। ठीक है, एक और करें, सेम क्वेश्चन है, पिछली बार नोन टर्म्स ली थी मैंने, इस बार अननोन टर्म्स में ले रहा हूँ। तो m1 और m2 दो मासेस हैं, जिनके बीच में डिस्टेंस दी है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट फ्रॉम m1। m1 से कितनी दूरी पर वो मास रखें, कोई भी मास। अब देखो पिछले सवाल में क्या थर्ड मास पे डिपेंड कर रहा था, जैसे हमने थर्ड मास यहाँ पे स्मॉल m लिया, स्मॉल m की जगह हम कुछ भी ले लेते तब भी आंसर यही रहने वाला था, क्योंकि देखो यहाँ पे स्मॉल m से स्मॉल m तो कट ही रहा था, तो आप स्मॉल m कुछ भी लेते स्मॉल m की जगह, वो तो कट ही जाता। मतलब हम कोई सा भी मास रखें, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो सभी के लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। तभी तो ये पूछा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट फ्रॉम m1। तो कैसे करना है सॉल्व, सपोज दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, m1 से इसकी डिस्टेंस x मान ली, और m2 से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, d माइनस एक्स, राइट। इस पर कोई भी फोर्स लग रहा होगा, मान लो यहाँ मास m है, इस पर फोर्स लग रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा m1 इसे F1 से, और m2 से अट्रैक्ट कर रहा होगा F2 से। अगर हम इक्विलिब्रियम पॉइंट की खोज कर रहे हैं, इसका मतलब इस पॉइंट पर मैग्नीट्यूड F1 का F2 के बराबर होना पड़ेगा, राइट। तो मैग्नीट्यूड क्या लिखूंगा, जी m1m अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर जी m2m अपॉन डी माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आई। अब इसमें से जो जो कट रहे उनको उड़ा दो, तो जी गया m गया, तो ऊपर बचा यहाँ पे m1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर m2 अपॉन डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या करूँ मैं, दोनों साइड अंडर रूट ले लूँ, तो अंडर रूट ले लूंगा तो क्या बन जाएगा, रूट m1 डिवाइड बाय एक्स बराबर रूट m2 डिवाइडेड बाय
d माइनस एक्स। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो। यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? वैल्यू तो हमें x की निकालनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बना x रूट m2 बराबर d इंटू रूट m1 माइनस एक्स इंटू रूट m1। इस वाली टर्म को इधर ले जाऊंगा, ये प्लस बन जाएगा, x कॉमन ले लूंगा तो ये बन जाएगा x बराबर d रूट m1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट m1 प्लस अंडर रूट m2। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, यहाँ पे x किससे दूरी है? द x इज द डिस्टेंस फ्रॉम m1। ये m1 से डिस्टेंस है, राइट? सीख गए इस तरीके से। एक और करें। तो अभी तक तो हम क्या कर रहे हैं, 2 पॉइंट मासेस से जो सवाल हो सकते हैं 2 पॉइंट मासेस का ही मैंने यूज किया है, क्योंकि इसी का फॉर्मूला हमें पता है कि 2 पॉइंट मासेस के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स होता है Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, राइट? चलिए अब थोड़ा हम बड़ा ऑब्जेक्ट लेते हैं। पॉइंट मास की जगह एक रॉड लेते हैं। सो दिस रॉड एंड दिस पॉइंट मास के बीच में आपको, ये दोनों एक लाइन पर रखे हुए हैं ऐसे, इनके बीच में आपको लगने वाला फोर्स निकालना है कि इस पॉइंट मास ने इस रॉड पर कितना फोर्स लगाया, या फिर बोल दो रॉड ने इस पॉइंट मास पर कितना फोर्स लगाया, सेम ही आएगा। बट यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे पॉइंट मास नहीं, हमने रॉड का यूज किया है, और इधर पॉइंट मास है। 2 पॉइंट मास के बीच में लगने वाला फोर्स मैं जानता हूँ, वो होता है Gm1m2 अपॉन दोनों के बीच में डिस्टेंस। ये हमें फॉर्मूला दिया गया है। बट अगर एक साइड रॉड कर दी जाए, रॉड क्या होती है? अनंत पॉइंट मास से मिलकर बनी होती है। यहाँ पे मैं अनंत पॉइंट मास यहाँ पे रख सकता हूँ, इनसे मिलकर रॉड बनी होती है। तो क्या करना पड़ेगा मेरे को बताओ? यहाँ हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ ऐसा मत कर देना कि इसका यहाँ पे हमने सेंटर ऑफ मास निकाल लिया तो सारा का सारा मास यहाँ पे रख लिया, और फिर मास तो यहाँ पे रख लिया, और उसके बाद बोल दिया कि अच्छा ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, d प्लस L/2 और m1m2 अपन r स्क्वायर कर दिया। वो गलत है। सेंटर ऑफ मास निकाल के नहीं होता है। सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है ना? वो कॉन्सेप्ट केवल फोर्स वगैरह के लिए एप्लीकेबल है, मतलब जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिफॉर्म होता है, जैसे हर पॉइंट पर mg लगता था, तो हम कह देते थे कि सारा का सारा mg कहाँ लग रहा है? सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है। बट अभी जो हम ग्रेविटेशन फोर्स की बात कर रहे हैं वो क्या है? Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर यहाँ पे मैं यूनिफॉर्म रॉड के कुछ पॉइंट्स की बात करूं, जैसे एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, तो इस छोटे एम से इसकी डिस्टेंस अलग अलग है। एक डिस्टेंस ये है, एक डिस्टेंस ये है, एक डिस्टेंस ये है। तो मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स हर पॉइंट पर लग रहा है वो अलग अलग लग रहा है। मतलब यहाँ पे हम सेंटर ऑफ मास पे सारा फोर्स नहीं मान सकते। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? इसको करने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा बताइए? इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एलिमेंट लेना पड़ेगा। करा है ना पहले भाई, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो तो पॉइंट मास के लिए ही है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि यहाँ से मान लेते हैं एलिमेंट, यहाँ से लेते हैं कि भाई इस जो मास m का पॉइंट मास है, यहाँ से x डिस्टेंस दूरी पर, यहाँ से x डिस्टेंस दूरी पर रॉड में हमने एक छोटा सा dx लेंथ का एक एलिमेंट लिया। ये dx लेंथ इतनी छोटी है, इतनी छोटी है कि हम इस dx लेंथ के एलिमेंट को पॉइंट मास अज्यूम कर सकते हैं। इस dx लेंथ के पॉइंट मास, इस dx लेंथ के एलिमेंट का जो मास हो जाएगा उससे हम कर देंगे dm, और dm किसके बराबर होगा? m अपॉन l इंटू डी एक्स के बराबर होगा। m अपॉन l इंटू डी एक्स के बराबर होगा। ठीक है, ये बात तो आपको आती है, इसमें कोई बहुत ज्यादा समझाने वाली बात नहीं है। यूनिफॉर्म लेंथ है तो l लेंथ का मास है m, तो dx लेंथ का कितना होगा? m अपॉन l इंटू डी एक्स। अब इस पॉइंट मास और इस
स्मॉल एम के पॉइंट मास के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स हम लिख सकते हैं, क्योंकि दो पॉइंट मासेस के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लिखना हमें आता है। तो मतलब यहां पे मैं लिख सकता हूं dF इज इक्वल टू ये दो पॉइंट मासेस के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जी m1 हो गया स्मॉल m, m2 हो गया dm अपॉन आर स्क्वायर, दोनों के बीच में डिस्टेंस है एक्स स्क्वायर, एक्स डिस्टेंस है तो एक्स स्क्वायर हो गया, राइट। इस तरीके से ये फोर्स हो गया। अब यहाँ पे dm की वैल्यू पुट कर दो, dm क्या है, तो कैपिटल G और स्मॉल m, ये तो कांस्टेंट टर्म है। dm की वैल्यू है m अपॉन एल इंटू डी एक्स, तो ये हो जाएगा m अपॉन एल इंटू डी एक्स, और नीचे एक्स स्क्वायर तो है ही, ठीक है। इसमें से भी कांस्टेंट और हटा लो, तो g स्मॉल m कैपिटल M अपॉन एल, अंदर क्या बचा, dx अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। अब इस पे लिमिट लगाएंगे हम, एक सेकंड। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया सब। यहाँ पे मैंने डीएम की वैल्यू रख दी और ये कांस्टेंट चीजें जो हैं उनको साइड में रख लिया, तो ये बन गया ये ना, इंटीग्रेट कर दिया तो टोटल फोर्स निकल के आ जाएगा। बस हमें क्या डालनी है, अब लिमिट डालनी है। तो एक्स पर लिमिट डालनी है, क्या डालें बताओ। एक्स लिमिट क्या होती है, बेसिकली जितने पार्ट को आप इंटीग्रेट कर रहे हो, आपका एलिमेंट जहां स्टार्ट हो रहा है और जहां पे एंड हो रहा है, वो लिमिट की इनिशियल और फाइनल वैल्यूज होती हैं। तो एलिमेंट हमने रॉड में लिया है, तो पहला एलिमेंट कहाँ आएगा, ये जो मैंने ब्लू कलर की लाइन खींची है यहाँ पे आएगा पहला एलिमेंट। और ये पहला एलिमेंट, अच्छा एक्स कहाँ से लिया है हमने, जो एक्स है, ये जो एक्स को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, एक्स मैंने स्मॉल m से लिया है, राइट। मतलब जो पहला एलिमेंट है इसकी दूरी यहाँ से कितनी हो जाएगी, d हो जाएगी। तो मतलब इनिशियल लिमिट कितनी हो जाएगी, d, एंड फाइनल क्या हो जाएगी ये, और इसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी हो जाएगी, d प्लस एल, d प्लस एल। बस ये लिमिट लग गई इंटीग्रेशन की। क्या ये पार्ट समझ में आया आपको, इंटीग्रेशन की लिमिट और इंटीग्रेशन कैसे बना, क्योंकि इसके बाद अब कुछ भी नहीं है इसमें। ये हो जाएगा f बराबर जी स्मॉल m कैपिटल M अपॉन एल, और इंटीग्रेट कर देंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, x ऊपर जाएगा -2 प्लस 1 अपॉन -2 + 1, तो x की पावर माइनस ऑफ x की पावर -1, मतलब मैं लिख सकता हूँ कि माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स। ये इंटीग्रेट हो जाएगा और इसमें लिमिट लगेगी d अप से d प्लस एल तक की। तो f आ जाएगा g स्मॉल m कैपिटल M अपॉन एल माइनस, तो एक माइनस तो बाहर ही है, चलो ऐसे लिमिट डाल दो ढंग से। तो देखो एक माइनस तो इसमें ये आ गया, इसको तो बाहर पटक लेते हैं, बाहर मतलब यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। और अंदर क्या रहेगा, देखो पहले फाइनल लिमिट डालेंगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन डी प्लस एल, माइनस इनिशियल लिमिट डालेंगे बन जाएगा 1 अपॉन डी। ठीक है भाई, यही होगा। इसको सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है, सॉल्व करने पर ये आ रहा है जी स्मॉल m कैपिटल M अपॉन एल, ये माइनस अंदर भेज दिया, तो 1/d माइनस 1 अपॉन, ये समझ में आया क्या कि ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये माइनस में और ये प्लस में हो गया। और यहाँ से फाइनल आंसर आ गया आपका f बराबर GMM डिवाइडेड बाय d अपॉन d प्लस एल। सही है। हाँ 1 आएगा यहाँ पे, ठीक। देख लो पूरा समझ में आ गया आपको कैसे किया। सेंटर ऑफ मास का यूज क्यों नहीं किया, ऐसे नहीं करते सेंटर ऑफ मास का यूज, है ना, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स देखो आर पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है, जितनी दूर जाओगे अलग 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 फोर्स लग रहे हैं, तो सारे फोर्स को हम सेंटर ऑफ मास पे नहीं मान सकते, ठीक। समझ गए। तो इसका मतलब ये जो एफ आया ये क्या है, ये जो स्मॉल एम का पॉइंट मास है, इसने रॉड पर कितना फोर्स लगाया, ये वाला इतना फोर्स लगाया, राइट। और आपसे पूछे कि इस रॉड ने इस स्मॉल एम पर कितना फोर्स लगाया, तो तब भी यही आंसर, इतना फोर्स लगाया। समझ गए। अच्छा ये जो फोर्स लगेगा इस स्मॉल एम पे तो इधर लग जाएगा, ये लग गया एफ,
पर इस रॉड पर कहाँ लगेगा, सेंटर ऑफ मास पे लगेगा? नहीं, ये सब अलग अलग पॉइंट्स पर आगे की तरफ लग रहा है, और इन सब का नेट हमने निकाला और नेट ये वाला आया है फोर्स। ठीक है, चलिए आगे चलें। तो ये सब हमने फोर्स के बारे में पढ़ लिया, दो पॉइंट मास के बीच में लगने वाला फोर्स और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स, ये सारे हमने पढ़ लिए। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक टर्म आती है, फोर्स से रिलेटेड ही है वो, लेकिन फोर्स तो कब लगता है, जब दो मास होते हैं, उनके बीच में आपस में होने वाला इंटरेक्शन ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स कह देते हैं, राइट। यहाँ पे भी देखो दो मासेस थे, एक ये मास एम पॉइंट मास था और एक साथ में कौन था, रॉड थी। तो जितने भी आपने फोर्स वाले सवाल किए वहां पे दो मास तो हैं ही, तभी तो फोर्स लगा। तो ये बात समझ में आई आपको कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के लिए दो मास का होना जरूरी है, या अगर दो मास ना बोले तो ऐसा बोल सकते हैं कि मास भले ही से एक हो, लेकिन वो मास किसी दूसरे ग्रेविटेशनल फील्ड में एग्जिस्ट करे। जैसे अर्थ है और ऊपर हम खड़े होते हैं, है ना, तो हमारे ऊपर क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। क्यों क्यों लग रहा है, क्योंकि हम अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में हैं। समझ में आ रही है बात? मतलब या तो दो मास हो तो एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, या अकेला मास किसी मास के ग्रेविटेशनल फील्ड में रखा हो, उसके क्षेत्र में रखा हो, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में रखा हो। तो एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र कहां से आ रहा है, दूसरे मास से ही तो आ रहा है, मतलब बेसिकली दूसरा मास प्रेजेंट है। क्या बात समझ में आई? कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में हम हैं, तो हम पर क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ड्यू टू अर्थ, राइट। तो ये टर्म क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड, और कहां पर कितना लगता है, यही हम पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली क्या है ग्रेविटेशनल फील्ड, तो किसी भी मास के चारों ओर एक इमेजिनरी फील्ड होता है, जिसमें अगर कोई दूसरा मास आता है तो वो फोर्स फील करता है, वो उस पहले मास का ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाता है। समझ में आई क्या? जैसे अर्थ है, अर्थ के चारों ओर इसका एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, उस फील्ड में अगर जो भी मास आएगा वो अर्थ की साइड पुल होगा, वो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है। ठीक, तो यही बात हम पढ़ने वाले हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड एंड इस इट्स इंटेंसिटी। मतलब इंटेंसिटी मतलब कि ये किस तरीके से वेरी करता है, किस तरह से इसका फॉर्मूला आता है, मतलब कहाँ पे कितना होगा, तो फील्ड और उसकी इंटेंसिटी। सो व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड? इट इज द रीजन अराउंड एनी मास, it is the region around any mass in which it can exert gravitational force any other mass। मतलब जैसे यहाँ पर कोई मास m का, मास m है, अर्थ है, सन है, कुछ भी है, कोई भी है, मास m का है, तो इसके चारों ओर इस तरीके से एक फील्ड होता है, और इस फील्ड में अगर कोई दूसरा मास एंटर होता है तो वो मास एक ग्रेविटेशनल फोर्स, एक फोर्स फील करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स फील करता है, ये कह रहा है ये। ठीक है, तो ये चीज क्या कहलाती है, ये जो मैंने डैश डैश से बनाया है, ये डैश डैश वाली लाइन क्या कहलाती है, ये कहलाती है ग्रेविटेशनल फील्ड, रीजन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ एम। इसको M1 बोल देते हैं। ठीक है, तो ब्लू कलर का मास जो M है, ये इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है। इसमें अगर कोई दूसरा मास आएगा तो वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स फील करेगा। किसी भी मास के लिए ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है ये इंफिनिटी तक होता है, राइट, थियोरेटिकली। क्योंकि हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, अभी मैं बताऊंगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, लेकिन मतलब ऐसे समझ लो कि कोई भी मास अनंत पे कोई दूसरा मास रखा है तो दोनों के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, राइट। वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि इस स्मॉल, ये छोटा, ये जो मास रखा है m, इसका ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ये अनंत तक है थियोरेटिकली तो, बट प्रैक्टिकली हम देखें तो कुछ डिस्टेंस पर जाकर वैनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है, राइट। जैसे कोई सैटेलाइट लॉन्च की अर्थ से,
तो आपने कभी सुना होगा कि ये सैटेलाइट अब अर्थ के ग्रेविटी से बाहर निकल चुकी है, सुना है ऐसा? ये अर्थ की ग्रेविटी से वो बाहर निकल गई है, तो फिर अब अ, मतलब वापिस नहीं आएगी वो, स्पेस में ही, उस स्पेस उसी को तो बोलते हैं, स्पेस में पहुंच गई है, मतलब वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल चुकी है, स्पेस में पहुंच गई है, ऐसा। तो यही बात है कि थियोरेटिकली ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ मास इज अप टू इंफिनिटी, बट प्रैक्टिकली इट वैनिशेस आफ्टर अ फाइनाइट डिस्टेंस, राइट। तो ये बात हो गई ग्रेविटेशनल फील्ड की। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी इंटेंसिटी की। इसकी इंटेंसिटी मतलब कि जो ये ग्रेविटेशनल फील्ड है वो किस तरीके से वेरी कर रहा है, कितनी दूर दूर जाएंगे तो ये कम होगा, पास आएंगे तो बढ़ेगा, या क्या होगा, जो भी है। क्या इसका फॉर्मूला होगा, पॉइंट मास के लिए क्या होगा, और कोई अगर अलग शेप का मास हो तो उसके लिए इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, ये सब बातें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं अब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। सो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं आई जी से, कर लो ई जी से, कर लो किसी से भी कर लो, तो ई जी से कर लेते हैं, ई जी। ठीक है, जहां भी मैं ई जी लिखूंगा इसका मतलब अब क्या लिखूंगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की मैं बात कर रहा हूँ। तो पहले तो बताओ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, किसी भी मास के चारों ओर एक फील्ड जिसमें कोई दूसरा मास एंटर करता है तो फोर्स फील करता है, दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड। ये हर मास के चारों तरफ है, एवरी मास हैज इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड। किसी का स्ट्रांग होता है, किसी का कमजोर होता है, बट ग्रेविटेशनल फील्ड हर मास के पास होता है। ठीक है, अब बात करें उसकी इंटेंसिटी की, इसी की बात कर रहे हैं कि कौन कितना ताकतवर है, किसकी तीव्रता, किसकी ये इंटेंसिटी ज्यादा है, किसकी कम है, राइट। ओके, सो हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन की। सो कैसे डिफाइंड है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी? सो ग्रेविटेशनल फील्ड एट एनी पॉइंट, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बात हो रही है यहाँ पे। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी, जैसे कि मान लो यहाँ पे एक मास m है और इसके चारों ओर ग्रेविटेशनल फील्ड है। आपको यहाँ से कुछ दूरी r पर इस पॉइंट p पर इस मास m की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसकी इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो क्या होगी इंटेंसिटी, वो बता रहे हैं हम कि इज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट मास कैप्ट एट दैट पॉइंट। मतलब अगर हम 1 किलो का मास, यूनिट मास मतलब 1 किलो का मास यहां पर रख दें, और ये 1 किलो का मास जितना फोर्स फील करेगा, ध्यान से सुनना, ये 1 किलो का मास जितना फोर्स फील करेगा, कितना फोर्स फील करेगा बताओ, जी एम इंटू 1, क्योंकि 1 किलो का मास डिवाइडेड बाय आर डिस्टेंस पे आर स्क्वायर। तो यही क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। क्या बात समझ में आई आपको? इसका मतलब अगर यहाँ मैं 1 किलो की जगह m0 kg का मास रख देता, 1 किलो की जगह m0 kg का मास रख देता, तो यहाँ पे फोर्स कितना हो जाता है इस पर m0 kg पर लगने वाला, जी एम एम नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ये तो फोर्स हो जाता। और अगर मुझे उस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो मुझे इस m0 से डिवाइड करना पड़ता, जी एम एम नॉट अपॉन आर स्क्वायर डिवाइड बाय m0, m0 से m0 चला जाता, तो ये बन जाता ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो बेसिकली मैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ऐसे लिख सकता हूँ, फोर्स ऑन दैट पॉइंट डिवाइडेड बाय मास ऑन दैट पॉइंट। बोलो, इस तरीके से क्या मैं डिफाइन कर सकता हूँ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को? भाई दोबारा समझो कि यूनिट मास पर लगने वाला फोर्स, 1 किलो मास पर लगने वाला फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट पर। सपोज दिस इज द मास, कोई मास है m, ठीक है, और उसकी वजह से इस पॉइंट P पर, इस पॉइंट P पर इसकी वजह से क्या होगा, देखो यहाँ पे ऐसे बहुत हर जगह पर, हर जगह पे कुछ ना कुछ फील्ड होगा इस मास m की वजह से। तो पॉइंट P पर मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, ईजी फाइंड करना है मेरे को। कहाँ पे फाइंड करना है, पॉइंट P पर फाइंड करना है। तो क्या करूं, इस पॉइंट P पर मैं 1 किलो का मास रख दूं और इस 1 किलो के मास पर लगने वाला फोर्स निकाल लूं, कितना लगेगा, जी एम अपॉन, अच्छा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस,
अब यहाँ से देखिए डिस्टेंस आप r मान लो, r स्क्वायर। यही है डेफिनेशन कि यूनिट मास पर लगने वाला फोर्स ही उस पॉइंट पर इस मास की वजह से क्या है, क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है। अरे आई बात समझ में। तो कुल मिला के मैं ऐसे कर सकता हूं, मैं इसको जनरल में ऐसे लिख सकता हूं, यहाँ 1 किलो की जगह मैं यहाँ मान लेता हूं कि यहाँ पे m नॉट के जी का मास है, m नॉट के जी का मास। तो इसको बोलूंगा मैं सोर्स मास, सोर्स मास, बिकॉज इसकी वजह से ज्ञात किया जा रहा है, इसका, इसकी। भाई जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हो, किसके ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी आप बता रहे हो, इसकी बता रहे हो। कहाँ पे, इस पॉइंट पी पर। इस पॉइंट पी पर मास रखा है एम नॉट। इस एम नॉट को मैं बोल दूंगा एम नॉट इज द पॉइंट मास, टेस्ट मास या टेस्ट पॉइंट। इस पॉइंट पी की बात कर रहे हैं ना अपन, तो ये हो गया टेस्ट पॉइंट पी। ठीक है भाई। और ये हो गया सोर्स, जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके ग्रेविटेशनल फील्ड की हम बात कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पी पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी Eg आएगी, उसका एक जनरल फॉर्मूला समझ लो कि फोर्स ऑन दैट पॉइंट P, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दैट पॉइंट P डिवाइडेड बाय वहां पर जो मास रखा है। समझ में आ गई क्या बात? ये उस पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया, फोर्स ऑन दैट पॉइंट P। इस पॉइंट पर एम नॉट मास रखा है, तो इस कैपिटल एम की वजह से इस एम नॉट पर जो भी फोर्स लगेगा डिवाइडेड बाय एम नॉट से एम नॉट कट जाएगा, वो ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाएगा पॉइंट पी पर। तो यहां से हम क्या सीखे, देखो ये तो स्केलर क्वांटिटी है, तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड जिस डायरेक्शन में होगा उस वो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स था। तो मतलब यहाँ कैसे कह सकता हूं मैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज पैरेलल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। कहाँ का फोर्स, उस पॉइंट पर फोर्स जिस पॉइंट की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मुझे फाइंड करनी है। और हाथ के हाथ इसकी यूनिट भी बता दीजिए। तो फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन। तो न्यूटन अपॉन केजी, यूनिट कितनी हो जाएगी, न्यूटन पर केजी। समझ गए क्या? और न्यूटन को क्या लिखते हैं अपन जानते हैं, न्यूटन बराबर कितना होता है, न्यूटन फोर्स होता है, फोर्स बराबर एम ए होता है। तो न्यूटन का मतलब है केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बात आप जानते हो। तो अगर मैं यहाँ न्यूटन की जगह केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर दूंगा, केजी से केजी कट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक यूनिट और है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ये बात आपको समझ में आई इंटेंसिटी से रिलेटेड? तो मैं आगे चलूं। चलिए आगे समझ में, बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले के बारे में। तो हम पढ़ने वाले ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पॉइंट मास की, कि मान लो यहाँ पे एक पॉइंट मास है m, ठीक है, वहां से कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट है p, कितनी डिस्टेंस पर, मान लीजिए r डिस्टेंस पर। तो उस पॉइंट p पर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी ये बताना है। तो कैसे बताएं, बताओ कैसे बताएं? तो मान लेते हैं, हमेशा नहीं मानेंगे, बट अभी हाँ पहली बार कर रहे हैं, दूसरी बार कर रहे हैं, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई मास रखा है एम नॉट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पॉइंट मास एम की वजह से इस एम नॉट पर फोर्स निकालेंगे। तो वो तो मैं निकाल सकता हूँ, फोर्स कितना आएगा, वो आएगा जी एम नॉट अपॉन आर स्क्वायर। और फिर इस पॉइंट पी पर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो यहाँ पर जो मास है उससे डिवाइड कर देंगे। तो बेसिकली यहाँ पे डिवाइड कर दिया एम नॉट से, एम नॉट से एम नॉट गया, तो ये क्या आ गया, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड की बातें हो गई है, राइट। समझ गए, एम नॉट से एम नॉट गया, तो ये कितना आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आर डिस्टेंस पर जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे एम क्या है, सोर्स मास है, मतलब जिसकी वजह से, जिसके ग्रेविटेशनल फील्ड की हम चर्चा कर रहे हैं वो है ये। ठीक भाई।
बात कर लेते हैं अब वेक्टर की कि डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो हम जानते हैं कि m इस m नॉट को अपनी साइड ही खींचेगा, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो एक पुलिंग फोर्स है। तो अगर फोर्स इस तरफ होगा तो मैं कह सकता हूं कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी इस तरफ होगी। तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, जैसे हमने फोर्स में पढ़ा था पहले मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला Gm1m2/r²। फिर हमने पढ़ा था इसका वेक्टर फॉर्मेट। तो वेक्टर फॉर्मेट कितना हो जाएगा, देखो Eg वेक्टर बराबर जो वहां किया था वही हो जाएगा। तो ये होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। अरे यही होता है ना, वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड मतलब Eg का मैग्नीट्यूड इनटू Eg की डायरेक्शन। सही बात है। तो Eg का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, Gm/r²। रही बात डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन बेसिकली देखो क्या है बेटा, तो आर वेक्टर तो क्या हो जाएगा, दिस इज द आर वेक्टर। आर वेक्टर तो हो जाएगा ये, यही होता है। ये तो हो जाएगा अपना सोर्स, ये हो जाएगा टेस्ट। तो यही होता है ना आर वेक्टर। तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो इस आर वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ लिखेंगे -r कैप। अरे बात समझ गए। तो इसका मतलब जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी वो आ जाएगा -Gm/r² इंटू आर कैप। और इसको आप आर कैप की जगह अगर वेक्टर के फॉर्मेट में लिखना चाहो तो हम जानते हैं हम कि आर कैप को क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर। पुट कर दो इसमें तो Eg वेक्टर क्या बन जाएगा, -Gm/r² इंटू आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। आर स्क्वायर का मतलब भी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर का स्क्वायर, क्योंकि ये जो आर लिखा हुआ है बेसिकली नीचे क्या लिखा हुआ है, ये एम और एम नॉट के बीच की डिस्टेंस, यही तो मैग्नीट्यूड है आर का। तो क्या आ गया फॉर्मूला, Eg वेक्टर बराबर -Gm/r³ इंटू आर वेक्टर। लग रहा है कुछ फोर्स जैसा फॉर्मूला, बस एक मास से डिवाइड कर दिया फोर्स को। तो यही तो है डेफिनेशन, पर यूनिट मास। मतलब फोर्स को मास से डिवाइड कर दो तो क्या बन जाती है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बन जाती है। ठीक, चलिए तो एक पॉइंट मास हो गया। अब अगर बहुत सारे पॉइंट मासेस की बात की जाए कि बहुत सारे पॉइंट मासेस रखे हुए हैं, उन सब की वजह से किसी पॉइंट पर सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस, मतलब यहाँ पे सपोज करो कि बहुत सारे पॉइंट मासेस हैं, एक ये रहा, ऐसे 3 4 5 बहुत सारे। और यहाँ पर कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। जैसे मान लो ये मास m1, मास m2, ये मास m3। तो ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, r1 वेक्टर। ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, r2 वेक्टर। ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा। तो बेसिकली पॉइंट P पर जो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आएगी, नेट कहाँ पर, पॉइंट P पर, वो कितनी आ जाएगी, सभी की। जैसे E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर, सभी का क्या किया है मैंने, वेक्टर सम किया है। ध्यान रखना, वेक्टर सम किया है, नॉर्मल नहीं जोड़ा है, मैग्नीट्यूड्स को नहीं जोड़ा है, वेक्टर जोड़ा है। मतलब आपको इस m1 की वजह से इस P पर फील्ड निकालना है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, m2 की वजह से निकालनी है, m3 की वजह से निकालनी है। कौन सा फॉर्मूला लगा के निकालनी है, ये फॉर्मूला मैंने बताया उससे निकालनी है। फिर लास्ट में सभी को वेक्टर सम कर देना है तो आ जाएगा। तो ये कुछ वैसा लग रहा है ना जैसा फोर्स में होता था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, वही है ये। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, राइट। इस तरीके से चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लेते हैं रिंग का।
सोच के बताना कि एक रिंग है, इस पे मास इस तरीके से रहता है, बाहर 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 बाहर, इसके सेंटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, सोचना जरूर। तो हमें बतानी है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द रिंग। सोच के बताना। तो यहाँ पे मैं जान रहा हूँ कि मासेस यहाँ है बाहर इस तरीके से, डीएम 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 डीएम, जैसे अनंत मास इस पूरी रिंग पर इस तरीके से बिखरे हुए हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे एक पॉइंट मास है कि अनंत पॉइंट मास है? इनफाइनाइट पॉइंट मास है, राइट। तो क्या लगेगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगेगा ना। मतलब देखो अभी भी जो पढ़ा था कि अगर बहुत सारे पॉइंट मासेस हों और किसी पॉइंट पर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी, तो सभी की वजह से इंटेंसिटी निकालो और फिर जोड़ दो, तो वही काम करेंगे यहाँ पे। तो सोचो मैंने एक एलिमेंट यहाँ लिया, तो इसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो कैसी आएगी, इस तरफ ऐसे आएगी। भाई ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैसी होती है, जो हमेशा खुद की तरफ अट्रैक्ट करती है ना। भाई अगर यहाँ पे कोई मास है, यहाँ पे आप कोई मास मानोगे तो फोर्स कैसा लगता है, अट्रैक्शन का लगता है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी कैसी होती है, अट्रैक्शन वाली होती है। मतलब किसी मास की वजह से यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैसी होगी, खुद की तरफ इस तरह से एरो। ओके, तो यहाँ पे एक मैंने छोटा सा मास लिया डीएम, इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की तो इस तरीके से होगी, राइट। और अगर जस्ट इसके सामने लिया तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जस्ट अपोजिट होगी। अच्छा, एक मास मैंने यहाँ लिया तो इधर होगी, एक मास मैंने इधर लिया तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इधर होगी। अगर बोलो मास मैंने यहाँ लिया तो ऐसे होगी, इसके सामने एक मास लिया तो ऐसे होगी। तो क्या समझ में आ रहा है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे सारे कंपोनेंट एक दूसरे को काट डालेंगे आमने सामने वाले मास के लिए। ये बात समझ में आई। भाई इस मास की जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी इसके सामने अपोजिट वाले की भी सेम होगी, बस अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो एक दूसरे को निपटा डालेंगे। वैसा ही सेम इधर वाले के साथ होगा, निपटा डालेंगे, वैसा ही सेम इधर वालों के साथ इधर। तो कुल मिला के सेंटर पर अगर यूनिफॉर्म मास रिंग है, रिंग हैविंग यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी, अगर ये यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पर रिंग पर, तो सेंटर पर, रिंग के सेंटर पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो कितना होगा, 0 होगा। बात समझ में आई क्या? तो रिंग के लिए एक तो ये सवाल आता है कि इसके सेंटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालो, और दूसरा इसमें आता है कि एक्सिस पर, जैसे सपोज मैंने रिंग ये मान ली, रिंग है, अरे ये रिंग है ना, इस तरीके से ये रिंग है, तो ये क्या हो गई, इसकी एक्सिस हो गई। ऐसे, तो इसके एक्सिस पर सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूरी पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी। तो फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है पॉइंट पी, इसका मास m है, रेडियस r है, और पॉइंट p कहाँ पे है। मतलब दूसरा सवाल मैं कर रहा हूँ, पहला तो था एट सेंटर, दूसरा है एट द एक्सिस ऑफ द रिंग, एक्सिस ऑफ द रिंग। मतलब सेंटर से किसी x डिस्टेंस दूरी पर एक पॉइंट p है, इस पॉइंट p पर आपको, इस पॉइंट p पर आपको क्या निकालनी है, x डिस्टेंस दूरी पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। करिए, सोचो कैसे करोगे। हाँ, तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा हमें ना। तो इंटीग्रेशन करेंगे नहीं करेंगे वो अलग बात है, हाँ, लेकिन जरूरत पड़ेगी। मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला हम बना लेंगे इसका, जो हमें याद भी रखना है, बट फॉर्मूला आएगा कैसे, फॉर्मूला वैसे ही आएगा, हमें पॉइंट मास का ले लेके करना पड़ेगा। तो हम एक एलिमेंट यहाँ ले लेते हैं ऊपर, यहाँ पे, ठीक है, इसका मास कितना हो जाएगा, डीएम। ठीक है, इस डीएम मास की वजह से इस पॉइंट पी पर, इस पॉइंट पी पर जो ग्रेविटेशनल
इंटेंसिटी आई, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगी, ऐसे, राइट। और एक छोटे से एलिमेंट की वजह से इसको हम डीई बोल देते हैं, डीई, छोटी सी इंटेंसिटी डीई, राइट। भाई ऐसे ही तो करेंगे ना, पॉइंट मास से यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे आर, पॉइंट मास के लिए तो फॉर्मूला जानते हैं ना अपन, पॉइंट मास के लिए अभी भी निकाला देखो फॉर्मूला, पॉइंट मास की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला जी एम अपॉन आर स्क्वायर, आर क्या होती है, उस मास से उस पॉइंट की डिस्टेंस जहाँ पे हमको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो ये डिस्टेंस आर, तो बेसिकली आर लिख लेता हूँ पहले, तो आर कितनी आएगी, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बिकॉज ये डिस्टेंस जो है, ये वाली डिस्टेंस आर हो गई ना, ये वाली डिस्टेंस आर, ये वाली डिस्टेंस एक्स, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस छोटे से मास डीएम का इस पॉइंट पी पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी, डेट ये आ गई डीई। ऐसे ही मैंने एक एलिमेंट ले लिया जस्ट इसके सामने, इसका भी मास डीएम, और इसकी वजह से इस पॉइंट पी पर, इसकी वजह से इस पॉइंट पी पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी वो भी कितनी हो जाएगी, डीई, क्योंकि इस डीएम का भी इस पॉइंट पी से कितना डिस्टेंस है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अरे बात समझ में आई। अब अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूं, ये वाला एंगल को अगर मैं थीटा मान लूं, तो सिमेट्री से कह सकता हूँ ये नीचे वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा, भाई सेम सेम है ना, आर एक्स, यहाँ पे भी आर एक्स, तो ये अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। अब अगर मैं डी के कंपोनेंट करूं, तो डी का जो आगे वाला कंपोनेंट है वो आएगा डी कॉस थीटा, इधर वाले का भी आएगा डी कॉस थीटा, तो आगे का कंपोनेंट तो जुड़ जाएंगे 2d कॉस थीटा, और जो ऊपर नीचे वाले कंपोनेंट हैं वो कट जाएंगे डी साइन थीटा से, डी साइन थीटा। अरे क्या बात समझ में आई आपको। तो ये तो आ गया इन दो पॉइंट्स की वजह से, लेकिन ऐसे तो इसमें अनंत पॉइंट्स हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो एक बात तो मुझे समझ में आई कि जो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी, नेट ग्रेविटेशनल, इस पूरे रिंग की वजह से जो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी वो किधर आएगी, वो इस तरफ आएगी। कैसे भाई, मैंने तो आप लोगों के साथ, आपने तो दो ही एलिमेंट लिए हैं भाई, ऐसे दो करके मैं हर जगह ले सकता हूँ ना, दो दो एलिमेंट आमने सामने के, जैसे दो एलिमेंट मैं यहाँ के ले लूँ आमने सामने के, सेम वहां पे भी ऐसा ही बनेगा, वहां पे भी कंपोनेंट होंगे, इधर इधर वाले कंपोनेंट कट जाएंगे, आगे वाले जुड़ जाएंगे, हर जगह पे ऐसा होगा, कहीं भी मैं दो कंपोनेंट ले लूंगा आमने सामने बस। तो मैं लिख सकता हूं कि ई जी नेट बराबर कितना आ जाएगा, डी ई कॉस थीटा को इंटीग्रेट करना है हमें, राइट। ये डी आया ना, एक एलिमेंट की वजह से जो ये जो डीएम एलिमेंट बना है, इसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो कितनी है, डीई। इसका ये वाला कंपोनेंट जुड़ेगा, ऊपर वाले कंपोनेंट तो कट जाएंगे, इसलिए मैं केवल आगे वाले कंपोनेंट्स को ही जोड़ रहा हूं, तो इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, और आगे वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, डीई कॉस थीटा। अब ये डीई कितनी होगी, डीई की वैल्यू क्या होगी ये भी हम लिख लेते हैं। तो डीई का मतलब है उस छोटे से एलिमेंट की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, तो मैं लिखूंगा जी डीएम अपॉन आर स्क्वायर, और आर बेसिकली क्या है, स्मॉल आर बेसिकली क्या है, ये वाली डिस्टेंस जो मैंने यहाँ पहले से लिख रखी है। तो डी की वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूंगा, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी कितना है, जी डी एम अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा। जो जो कांस्टेंट टर्म है उन्हें मैं इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेता हूं। तो कांस्टेंट टर्म कैपिटल जी कांस्टेंट है, हाँ जी, डीएम नहीं है कांस्टेंट, राइट। थीटा, थीटा कांस्टेंट है क्या, हाँ जी थीटा कांस्टेंट है, कॉस थीटा कांस्टेंट है, और स्मॉल आर कांस्टेंट है क्या, हाँ जी, तो ये आ जाएगा बाहर आर स्क्वायर कॉस थीटा, अंदर क्या बचेगा, बस इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। आप बोलोगे सर ये स्मॉल आर कांस्टेंट कैसे है, तो अपन चलते हैं स्मॉल आर के पास। तो क्या ये कैपिटल आर कांस्टेंट है, हाँ ये तो कांस्टेंट है क्योंकि तो रेडियस है रिंग की,
और क्या ये x कांस्टेंट है? हाँ, ये फिक्स तो कर दिया है अपन ने कि सेंटर से x डिस्टेंस दूरी पर एक पॉइंट P है, तो ये x तो फिक्स हो गया है, राइट। अगर मैं cos थीटा भी लिखूंगा तो डायग्राम से मैं cos थीटा क्या लिख सकता हूँ? cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है x और हाइपोटेन्यूज है स्मॉल r, तो हो जाएगा x अपॉन स्मॉल r, राइट। बस ये तो आपका पास फॉर्मूला आ गया फिर तो फाइनली। तो ये आपके पास ई जी नेट का फॉर्मूला आ गया, ई जी नेट, ई जी नेट का फॉर्मूला जी की जगह जी है ना, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर, कॉस्ट कितना है एक्स अपॉन आर, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। तो ये साफ साफ पता लग रहा है इंटीग्रेशन ऑफ डीएम मतलब टोटल मास, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम मतलब टोटल मास, तो टोटल मास कितना है? कैपिटल एम। ये आंसर हो गया। बस यहाँ पे मैं स्मॉल आर की वैल्यू भी पुट कर दूंगा तो फाइनल आंसर हमको मिल जाएगा। तो बना दे फाइनल आंसर, ई जी नेट at any point x from the center is g m x divided by r का क्यूब। अब r कितना है? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब, कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो अगर आपको एग्जाम के क्वेश्चन सही करने हैं और इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन सही करने हैं तो जितने भी फॉर्मूले आएंगे आपको वो कंठस्थ याद होने चाहिए, उसके बाद ही आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो ये हो गया इसका डेरिवेशन। और फॉर्मूले वाइज फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो गया जी एम एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपको याद रखना है, समझ गए? तो देखो रिंग के लिए दो फॉर्मूले हैं, एक तो सेंटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी 0, और एक्सिस पर किसी पॉइंट एक्स पर सेंटर से उसका फॉर्मूला होगा ये। रखोगे याद? रखना ही पड़ेगा। तो देखो नया क्वेश्चन क्या है कि देखो यहाँ पे जो ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आया है ये एक्स पे डिपेंडेंट है, मतलब एक्स जैसे से चेंज होता जाएगा, अगर हमने इस पॉइंट पे निकाला, इस पॉइंट पे निकाला, इस पॉइंट पे निकाला, तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बढ़ चेंज होती जाएगी, राइट। अगर हम सेंटर पे निकालें तो एक्स की वैल्यू को 0 रख दोगे तो कितना आ जाएगा? 0। और बात सही भी है, सेंटर पे तो 0 आना चाहिए, लेकिन हमसे पूछा है कि एक्स की वो वैल्यू बताओ जब ये फील्ड मैक्सिमम हो जाए, और उस मैक्सिमम फील्ड की वैल्यू भी बतानी है। तो अभी भी आपको सिखाया पिछले क्वेश्चन में, जो आज का पहला क्वेश्चन था, कि आपके सामने कोई फंक्शन दे रखा है और उसे मैक्सिमाइज करना है, तो क्या कर दें? उसे डिफरेंशिएट करके 0 कर दो भैया, सही बात है। तो भाई आपको यहाँ पे एक फंक्शन दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, दिस इज द फंक्शन। आपको बोला है कि बताओ ये मैक्सिमम कब होगा, तो आप बोलोगे अच्छा मैक्सिमम करना है, तो कुछ नहीं है, डी अपॉन डी एक्स करेंगे और 0 कर देंगे। भाई आता है ना, आज भी करके दिखाया था मैंने आपको। डिफरेंशिएशन कर दोगे, डिफरेंशिएशन जो कांस्टेंट है उनको तो साइड में पटक लो, और जो बचे कुचे हैं उनको डिफरेंशिएट कर दो। तो यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है? ये वाले वेरिएबल दिख रहे हैं, एक्स वेरी कर सकता है ना, तो ये वेरिएबल हो गए, ठीक। तो यहाँ पे आप u अपॉन v का फॉर्म लगा दो, नीचे वाले का स्क्वायर, जल्दी से कर देते हैं। तो नीचे वाले का आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 इंटू 1 माइनस पावर हाफ इंटू 2x बराबर 0, इस तरीके से हो गया है, राइट राइट राइट। बोलो आई बात समझ में? इसको हमने 0 कर दिया। अब 0 कर दिया तो भैया ये वाला टर्म तो ये ऐसा है, तो ये वाला टर्म भी गया, 0 हो गया, ये वाला टर्म क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू आती है r/√2। समझ गए? कर लोगे ना इसको? आज किया भी था, फर्स्ट वाले वैसा ही डिफरेंशिएशन बना है। और इस r/√2 की वैल्यू को जब आप इस E की इक्वेशन में डाल दोगे, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की इक्वेशन में डाल दोगे, तो आपके सामने जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी रिंग के लिए है ये, है ना, ये बन जाएगा gmx, x की जगह आया है r/√2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब r²/2 की पावर 3/2, ये बन गया। तो फाइनली सॉल्व कर दो, कितना आ रहा है ये?
वो आप कर लेना यार। ये आ रहा है 2GM, ऐसा कुछ आ रहा है, एक बार चेक कर लेना इसको, है ना, इसको चेक कर लेना। समझ गए? अरे समझ गए क्या? चलो ग्राफ भी बना दो अब। किस किस के बीच में ग्राफ? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का एक्स के साथ ग्राफ। तो यहाँ पे है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग, और यहाँ पे है एक्स। ओके, तो सब बोलो। जैसे समझ रहे हो आप, यहाँ पे ऐसे रिंग रखी हुई है, सपोज करो यहाँ पे रिंग रखी हुई है, तो इससे आगे जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी तो इधर की साइड होगी, और पीछे जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इधर की साइड होगी, मतलब रिंग की तरफ होगी ग्रेविटेशनल फील्ड। आगे चलेंगे तब भी रिंग की तरफ, और पीछे चलेंगे तब भी रिंग की तरफ होगी। ओके, तो ये वाली डायरेक्शन को हम क्या लेंगे? पॉजिटिव। ये आगे की तरफ है ना, देखो पॉजिटिव एक्स की तरफ है, ये वाली डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं, ये वाली को नेगेटिव लेंगे। तो बेसिकली जो आपका ग्राफ है वो ग्राफ कुछ इस तरीके का बन जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ खींच रहे हैं हम, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बढ़ेगा, सेंटर पे 0 होगा, फिर बढ़ेगा, ओए ज्यादा आगे का चला गया, ऐसे घटेगा और घटते घटते 0 हो जाएगा। तो ये ग्राफ आ गया किसका? ये ग्राफ आ गया ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का एक्स के साथ। तो आप यहाँ देख रहे हो जब एक्स बराबर 0 है तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी कितनी हो गई? 0। फिर ये बढ़ा, ये पॉइंट क्या आएगा बताओ? यही तो हमने निकाला है, r/√2। वैसे ही पीछे भी आएगा r/√2। वो आप देखोगे तो यहाँ पे प्लस और माइनस आएंगे, अंडर रूट करोगे ना तो प्लस और माइनस, इसका मतलब है कि पीछे भी आएगा और आगे भी आएगा। समझ गए? इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। ठीक, तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन ऐसे, और आप इधर की साइड आओगे तो ऐसे, ये डायरेक्शन बना दी मैंने। तो ये पूरी बात हो गई रिंग की। हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर की बातें हम करेंगे अगली क्लास में। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ गया? ओके, वेरी गुड।